आज का जो हमारा सेशन है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम अपनी लाइफ में कोई भी चेंज चाहते हैं, उसको बेटर बनाना चाहते हैं, कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, या हमारे जो लाइफ में कोई नया साधन हम डेवलप करना चाहते हैं, अपनी अर्निंग का कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसको करने के लिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम आपको नहीं आता है तो आप कोई ना कोई बेसिक मिस्टेक करेंगे और उसकी वजह से आपको आगे बढ़ने में बड़ी कठिनाई होगी, वो प्रोजेक्ट आपका बीच में ही कहीं रुक जाए। चलिए, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और कुछ चीजों को आप नोट करते जाएंगे। अगर आपके पास कॉपी और पेन नहीं है तो कृपया उसको ले लें। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अगर आपके पास कॉपी और पेन नहीं है तो कृपया उसको ले लें और अच्छे से जो भी नोट करने वाले पॉइंट्स हैं उन्हें नोट करें, क्योंकि ये आगे आपको काम आएंगे। ठीक है, आप सभी कॉपी और पेन जो है लेकर बैठें, जिससे कि आप नोट डाउन कर सकें। कोई डायरी ले लें, कोई रजिस्टर ले लें, जिससे कि आप नोट डाउन कर सकें। और सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि कृपया अपने अपने वीडियोस को ऑन कर लें, क्योंकि ये सिर्फ सुनने वाला सेशन नहीं है, ये एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। लूनाराम जी, आनंद जी, मनोज जी, सुनील जी और आईफोन से जुड़े हुए हैं, कृपया अपना नाम लिखें, है ना, जिससे मुझे पता लगे कि आपका नाम क्या है। अच्छा, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से, आपकी लाइफ में, आप सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ आप चेंज चाहते होंगे, क्योंकि आप कुणाल सर से जुड़े, है ना, प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज करना चाहते हैं। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी आपकी, तो आप उस एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी में कुछ ना कुछ तो चाहते होंगे करना। कोई नई लर्निंग करना चाहते होंगे, कोई आप ऐसा चाहते होंगे कि भाई मैं नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा, या मैं अपनी लाइफ में कुछ डिजायर्ड चेंज करूंगा, मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहता हूं। कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो आपके मन में होगा। तो कृपया चैट में लिखकर बताएं कितने लोग हैं जिनकी लाइफ में वो चेंज चाहते हैं। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ कुछ चेंज हो, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन, सचिन जी बोल रहे हैं यस वो चाहते हैं, उमेश जी, मनोज जी, अबिका जी, लावण्या जी, वाजपेयी जी, मनीष जी, बिल्कुल। तो अधिकतर लोग आप चाहते हैं कि लाइफ में कुछ बेटरमेंट हो, लेकिन आपने देखा होगा कि अच्छा अच्छा हम सोचते हैं, रोज रोज अच्छे अच्छे वीडियोस देखते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में चेंज नहीं होता है। और उसका मेजर कारण ये है कि हम कभी ये समझ ही नहीं पाते ये फैक्ट कि जो भी चेंज हम चाहते हैं लाइफ में, मान लीजिए लूनाराम जी चाहते हैं कि वो योगा करना स्टार्ट करें, है ना, अपनी हेल्थ को बेटर करें। मंजीत जी चाहते हैं कि वो कोई नया बिजनेस आइडिया इंप्लीमेंट करें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको सिर्फ सोचा और छोड़ दिया, फिर अगले दिन सोचा और उसको छोड़ दिया। उसको हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम की तरह नहीं लिया। तो हमें इसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम की तरह लेना पड़ेगा, उसे प्रोजेक्ट की तरह लेना पड़ेगा, उसका एक प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाना पड़ेगा। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जस्ट अ मिनट, शायद रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग बंद हो गया होगा शायद। नहीं चल रहा, रिकॉर्डिंग आ रही है मेरी। क्या चल रही रिकॉर्डिंग? आपको स्क्रीन दिख रही है?
हाँ जस्ट स्क्रीन दिख रही मैं है, एक रिकॉर्डिंग बार चेक कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग भी रेड हो रही है। नहीं ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में देखिए होता क्या है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं, रोज ही कोई ना कोई नया आइडिया आता है और हमें बड़ा फैसिनेट करता है कि हम जो है कुछ नया काम स्टार्ट करते हैं या अपनी लाइफ में इस तरीके से करेंगे तो चेंज हो जाएगा। कितने लोगों के साथ होता है इस तरीके से? चैट में लिखकर बताएं, चैट में लिखकर बताएं। अक्षय जी, मनीष जी, उमेश जी, लूनाराम जी, पवार जी, है ना? तो काफी सारे लोगों के साथ होता है कि वो लाइफ में सोचते हैं कि मैं कुछ नया करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो हमें क्लियर होना चाहिए, अनीता जी को भी लगता है, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या क्लियर होना चाहिए कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो क्यों एग्जीक्यूट करना है, व्हाई टू एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, हमें क्यों करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी के दिमाग में किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आना चाहिए, वो सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि मुझे प्रोजेक्ट को क्यों एग्जीक्यूट करना है। अगर ये नहीं आता है तो क्या है कि सिर्फ आया कि हाँ ऐसा कर लेते हैं, लेकिन करने से बात नहीं, आपको उसे टाइम देना पड़ेगा। उस प्रोजेक्ट को आपको अपना कीमती समय देना है, उसको अपना एनर्जी देना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट को क्यों करना है, व्हाई टू एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट। आखिर क्या परिवर्तन होगा, क्या क्वेश्चंस आने चाहिए कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट को करता हूं तो मेरे जीवन में क्या परिवर्तन होगा। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सक्यूज मी, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करता हूं तो मेरे जीवन में क्या कमी रह जाएगी। क्योंकि अगर हमारे पास 10 थॉट्स हैं तो सभी को तो हम प्रोजेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स को चूज करना पड़ेगा। तो जो प्रोजेक्ट हमारे दिमाग में होने चाहिए, तो सबसे पहले उन प्रोजेक्ट्स में से हमें प्रायोरिटी वाइज सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमारे पास काम ज्यादा है। यहां तक क्लियर है आपको? सबसे पहला क्यों, और दूसरा क्या है, व्हाट इज योर प्रोजेक्ट। क्योंकि हमारे पास काफी सारे प्रोजेक्ट हैं तो उसमें से हमें प्रायोरिटी देकर सबसे पहले प्रोजेक्ट को हमें सिलेक्ट करना है कि आखिर हमारा प्रोजेक्ट क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, आखिर हम करना क्या चाहते हैं। अनडिफाइंड गोल होगा कि अच्छा एक काम करता हूं, ऐसा कर लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं, नहीं, आखिरकार उस प्रोजेक्ट में है क्या, क्या है वो प्रोजेक्ट, मुझे क्या करना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट के अंदर, मुझे क्या करना है। अगर मान लीजिए किसी नए बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आखिर मुझे उस बिजनेस को कितना समय देना पड़ेगा, आखिर मेरा प्रोजेक्ट है क्या, आखिर मुझे करना क्या होगा उस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर ये क्लैरिटी आपके अंदर रहती है तभी प्रोजेक्ट आपका अगले स्टेप में बढ़ पाएगा। अधिकतर लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि उनके पास एक क्लैरिटी ही नहीं होती है कि आखिर उनका प्रोजेक्ट क्या है, आखिर उनको उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है और क्यों करना है। तब हम तीसरे स्टेप पर आते हैं कि उस प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, हाउ टू एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट। ये कब आएगा? जब आपके पास एक क्लैरिटी होगी कि मुझे क्या प्रोजेक्ट करना है और क्यों करना है। यहां तक आपको क्लियर है तो लिखें यस, चैट में लिखें यस। अगर यहां तक आपको क्लैरिटी है तो चैट में लिखें यस। सुनील जी को क्लियर है, उमेश जी, अभिका जी,
लावण्या जी, मंजीत जी, अक्षय जी, बाकी को क्लियर नहीं है क्या? किशोर जी को भी क्लियर है, अनीता जी को क्लियर है। देखिए 22 पार्टिसिपेंट्स हैं और 7 से 8 लोगों को ही क्लियर है। बाकी लोगों को अगर क्लियर नहीं है तो लिखें नो। मनोज जी को क्लियर है, मुकुल जी को भी क्लियर है, सचिन जी को क्लियर है, मनोज कुमार जी को भी क्लियर है, गुड। अगर किसी को अनक्लियर है तो वो लिखें नॉट क्लियर या नो लिखें एन। अगर क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं। कोई भी नहीं है, सभी को क्लियर है, वाजपेयी जी को क्लियर नहीं है। वाजपेयी जी, हमारी लाइफ में कोई भी चेंज अगर हम करना चाहते हैं तो हमें उसको प्रोजेक्ट की तरह लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने कई सारे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया होगा लाइफ में। जैसे घर में कोई शादी होती है, तो घर में कोई शादी है तो उसको हम प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं। हमें क्लियर होता है कि व्हाट इज अवर प्रोजेक्ट, कि भाई शादी है तो शादी हमारा प्रोजेक्ट है। क्यों करना है? जरूरी है भाई, हमारे घर में बहू लेके आनी है या हमें अपनी बेटी की शादी करनी है। तो ये क्लैरिटी। इसी तरीके से हमारी लाइफ में अगर हमें चेंज करना है कि मुझे हेल्थ बेनिफिट चाहिए, मेरी हेल्थ सही नहीं रहती है, तो क्यों करना चाहता हूं? मैं इसलिए करना चाहता हूं कि मेरी हेल्थ बेटर हो। अब मुझे क्या करना है हेल्थ बेटर करने के लिए? मैं जिम भी जा सकता हूँ, योगा कर सकता हूँ, वॉक कर सकता हूँ। तो मैंने सिलेक्ट किया, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो सुनील जी, बाय मिस्टेक। तो क्या करना है? आपने सिलेक्ट किया मुझे वॉक करना है, तो अभी आपका प्रोजेक्ट क्या हो गया कि मुझे वॉक करना है, 1000 स्टेप्स वॉक करने हैं या 2000 स्टेप्स वॉक करने हैं मुझे। तो ये क्या हो गया? आपका आपका प्रोजेक्ट हो गया। अब उसके लिए आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, कब आपको करना है। तो ये तो हाउ टू एग्जीक्यूट में आ गया। लेकिन व्हाट, क्या प्रोजेक्ट रहा आपका? कि मुझे वॉक करना है। आपके पास कई सारे ऑप्शंस थे, आपने उसमें सिलेक्ट किया वॉक को, वाजपेयी जी। उसके बाद आपने सिलेक्ट किया कि मुझे क्या करना है, तो उसमें से सिलेक्शन हुआ आपका 3 में से कि मुझे वॉक करना है। अब आपको क्लियर है वाजपेयी जी? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें एग्जीक्यूट की, उसके लिए मैं इसको सही कर लूंगा। तो अब आप हमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। हर प्रोजेक्ट में आपको कई बार क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। जैसे व्हाट, क्या प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ी। व्हाई, उसके लिए भी आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ी। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? एक ऐसा टाइम हम उसको ब्लॉक करते हैं 15 मिनट से लेके 25 मिनट का, जिसमें हमको डिसीजन लेना है, किसी बारे में हमें डिसीजन लेना है। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? बैठ गए, उसमें एक ही हमारा गोल है, मल्टीपल गोल्स को लेकर नहीं बैठते हम, किसी एक पॉइंट पर किसी एक प्रॉब्लम को लेकर बैठते हैं। जैसे क्या प्रॉब्लम है? हमारी प्रॉब्लम हो गई कि हमें सोचना कि व्हाट इज अवर प्रोजेक्ट। सिर्फ हमारा ये क्रिटिकल थिंकिंग का पॉइंट हो गया कि हमें इस बारे में इस 15 से 20 मिनट में सोचना है कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है। जब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम क्या है कि मुझे सोचना है कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रॉब्लम हो गया। तो आपने क्या करा? थिंकिंग की, आपने सोचा उस बारे में 20 मिनट 25 मिनट आपने सोचा, और सोचने के बाद आपने डिसाइड किया, एक डिसीजन लिया थिंकिंग के अपने अलग अलग बारे में सोचकर कि क्या प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें से आपने क्या आइडेंटिफाई किया? एक प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया। मान लीजिए मेरा हेल्थ बेनिफिट मैं चाहता हूं, तो उसमें वॉक से लेकर, योगा से लेकर, जिम से लेकर, जुम्बा से लेकर कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। उसमें से मैंने एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया कि मैं योगा करूंगा। तो मेरा प्रॉब्लम क्या थी कि भाई मैं हेल्थ बेनिफिट के लिए कौन सा प्रोजेक्ट करूं। तो मैंने सोचा, और सोचने के बाद सॉल्यूशन निकाला उसका कि मैं योगा करूंगा। तो ये बहुत ही मेजर स्टेप है, और अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते, वो डिसीजन लेने से बचते हैं। वो अधिकतर डिसीजन लेने से बचते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ मैं करूंगा, लेकिन कब करूंगा? वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए
टाइम नहीं निकालते हैं, वो अपनी प्लानिंग के लिए ही टाइम नहीं निकालते हैं, सिर्फ थिंक करते रहते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करने से क्या होता है कि प्रोजेक्ट डिले होता रहता है, डिले होता रहता है, डिले होता रहता है, और जो डिजायर्ड रिजल्ट उनको चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? क्रिटिकल थिंकिंग में किसी को कोई समस्या? क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? अगर क्लियर है तो लिखें क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो काफी जगह यूज होगा। क्लियर है? वाजपेयी जी को क्लियर है, सुनील जी को, लूनाराम जी को भी क्लियर है, वाजपेयी जी को क्लियर है, किशोर जी को क्लियर है, आरसी जी को क्लियर है, अनीता जी को भी क्लियर है। किसी को क्लियर नहीं है तो वो लिखे। सचिन जी बोल रहे हैं रिपीट कर दो। देखिए होता क्या है जीवन में, हम आगे तब बढ़ते हैं जब डिसीजन लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे घूमने जाना है, मैं रोज बोल रहा हूँ यार मुझे वेकेशंस पे जाना है, वेकेशंस पे जाना है, लेकिन मैं बैठकर ये सोच ही नहीं रहा हूँ कि मैं घूमने के लिए कहाँ जाऊंगा, मुझे फैमिली ट्रिप पर जाना है या सोलो ट्रिप पर जाना है, मुझे नॉर्थ इंडिया जाना है, साउथ इंडिया जाना है, या इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है, मुझे कहाँ जाना है और मुझे कब जाना है, क्यों जाना है, इस विषय में मैंने सोचा ही नहीं। बस मैं सोच रहा हूँ हाँ जाऊंगा, हाँ जाऊंगा। अगर मैं इस तरीके सोचता रहूंगा तो क्या कहीं पहुंच पाऊंगा, कभी जा पाऊंगा? कवल जी, कभी जा पाऊंगा क्या मैं? क्या लगता है आपको? अगर मैं सोचता रहूंगा कि हाँ मुझे घूमने जाना है, घूमने जाना है, तो हम कभी भी नहीं जा पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए एक बैठ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे पास छुट्टियां कब है। अच्छा, अगले महीने की 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक 5 दिन का टाइम। अब मुझे पता चल गया कि अच्छा 5 दिन का टाइम है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या है कि 5 दिनों में मैं कहाँ जा सकता हूँ और मुझे किस तरीके से जाना है। क्या मैं फ्लाइट से जाऊंगा, या मैं अपनी कार से जाऊंगा, या बस से जाऊंगा, या ट्रेन से जाऊंगा? मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा। जब मैं डिसीजन लूंगा तभी तो मैं बुकिंग करवाऊंगा। तो लाइफ में छोटे बड़े काम जो भी हम करते हैं वो एक प्रोजेक्ट ही होते हैं, लेकिन हमें क्लैरिटी माइंड में नहीं होती कि अच्छा ये प्रोजेक्ट है क्या। अगर हमें पता होगा कि अच्छा लाइफ में कोई भी काम हम करेंगे तो वो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की तरह हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आप उसे बड़ी ही आसानी से, बड़े ही अच्छे से उसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और आपकी लाइफ डे बाय डे बेटर होती जाएगी। तो ये हो गया क्रिटिकल थिंकिंग में। हमें बैठना पड़ेगा, हमें टाइम निकालना पड़ेगा, हमें टाइम ब्लॉकिंग करनी पड़ेगी कि कब हमें थिंकिंग करना है, उसका भी हमें पता होना चाहिए कि अच्छा कल बैठ के मैं डिसीजन लूंगा। तो आप उस टाइम पे बैठेंगे 15-20 मिनट बढ़िया से आराम से, आप किसी पार्क में, गार्डन में, छत पे, अपने घर में, अपने ऑफिस में अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को टाइम देंगे तो आपकी लाइफ में आप कई सारे घंटे सेव करेंगे और आप डिसीजन ले पाएंगे और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाएंगे। चलिए, तो अब हमें करना क्या है? अब हमें पता चल गया। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूं मैं आप सभी से, आप लिख के बताएं आपकी लाइफ में कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, अभी आपके दिमाग में हो कि अच्छा ये 2 प्रोजेक्ट करने हैं, किसी के दिमाग में हो ये 1 प्रोजेक्ट मुझे इंप्लीमेंट करना है, किसी के दिमाग में हो 3 प्रोजेक्ट करने हैं, कोई किताब लिखना चाहता है, हो सकता है कोई यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है, कोई अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन कई दिनों से सोच रहे हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे अगर आपके प्रोजेक्ट हैं लाइफ में तो आप बताएं मुझे। अक्षय जी के, लूनाराम जी का 1 प्रोजेक्ट है, अक्षय जी के पास 4 प्रोजेक्ट हैं, मनीषा जी के पास मोर देन 10 प्रोजेक्ट हैं, सचिन जी के पास 5 प्रोजेक्ट हैं, नितिन जी के पास 2 प्रोजेक्ट हैं, विनीत जी के पास 2 प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद उमेश जी के पास 1 प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया। पवन जी के पास 1 प्रोजेक्ट है, और ऑलवेज लर्न के नाम से अपना नाम भी लिखें, क्या नाम है आपका? 3 प्रोजेक्ट है। आरसी जी के पास 4 प्रोजेक्ट हैं, लावनिया जी के पास 5 प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया। एम के जी के पास 5 प्रोजेक्ट हैं, कवल जी के पास 6 प्रोजेक्ट है। तो देखिए अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है इसमें से, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं शॉर्ट टर्म और कुछ प्रोजेक्ट होते हैं लॉन्ग टर्म। मनोज जी के पास 2 प्रोजेक्ट है मान लीजिए, तो उसमें से हो सकता है एक प्रोजेक्ट उनको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो जिसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल का समय देना पड़े, और एक प्रोजेक्ट हो बड़ा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट हो, जैसे मान लीजिए उनको कहीं वेकेशन पे जाना है तो ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट हो गया। इसमें उनको मात्र 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन का समय देना पड़े, उसमें उनका पूरा प्लानिंग भी हो जाएगा और वो घूम के भी आ जाएंगे।
कंवल जी के पास जैसे 6 प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या हो सकता है 6 के 6 प्रोजेक्ट एक साथ स्टार्ट ना करते हुए 1 बाय 1 करना बेटर रहेगा। हम एक मेजर प्रोजेक्ट और एक माइनर प्रोजेक्ट ले सकते हैं अपनी लाइफ में, जिससे क्या होगा कि चल सकता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट आपका होगा जो टाइम ज्यादा लेगा, एक प्रोजेक्ट आपका टाइम कम लेगा। जैसे अगर हमारे पास मोर देन 3-4 प्रोजेक्ट है, तो हमें क्या करना है, हमें करना ये कि एक प्रोजेक्ट को एक टाइम पर उठाना है और उसको हमें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है ना, लाइफ में उसको हमें इनकॉर्पोरेट करना है। और फिर धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ने लगे और उसके लिए हमारा समय फिक्स हो गया कि हाँ इस समय मैं इसको करता हूं, तब हम आप दूसरा प्रोजेक्ट लें। और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है आपके पास अगर बहुत सारे, तो क्या करें 1 बाय 1 उनको इम्प्लीमेंट करें। कोई 1 महीने का प्रोजेक्ट होगा, कोई 2 महीने का प्रोजेक्ट होगा, कोई 5 दिन का प्रोजेक्ट होगा, कोई प्रोजेक्ट तो इतना छोटा होगा कि मात्र 2 से 3 दिन का प्रोजेक्ट होगा। मान लीजिए आप अपना जो है ऑफिस का इंटीरियर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिसीजंस लेने हैं, 5 से 6 सिटिंग्स होंगी और 1 महीने का काम होगा, 15 दिन का काम होगा, 10 दिन का काम होगा और आप उसको बेटर कर लेंगे। कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए आप चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पर जाना या अपने बच्चों के साथ समय देना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये भी प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट आप बड़े आसानी से कम समय में कर सकते हैं। और कुछ प्रोजेक्ट है जैसे आपको इकोनॉमिक एम है, आपका गोल है कि आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। इसलिए वो प्रोजेक्ट, एक मेजर प्रोजेक्ट, 1 से 2 छोटे प्रोजेक्ट और एक प्रोजेक्ट आपको हमेशा रखना है, वो हो गया आपका हेल्थ प्रोजेक्ट। आपकी हेल्थ का प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट आप वेल्थ से ले सकते हैं, एक फैमिली से रिलेटेड, क्योंकि फैमिली को भी हमें क्वालिटी टाइम देना है। तो आप समय निकालते रहें कि अच्छा आज मैं ये एक्टिविटी कर सकता हूँ अपनी फैमिली के साथ, आज मैं बच्चों को घुमाने ले जा सकता हूँ, आज मैं वाइफ के साथ घूमने जा सकता हूँ। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट ले सकते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, सभी ने लिखा, किसी ने 5 लिखा है, किसी ने 10 लिखा है ना प्रोजेक्ट। तो इसमें से आपके मेजर प्रोजेक्ट्स कितने हैं मनीषा जी? मोर देन 10 प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, तो मेजर प्रोजेक्ट्स कितने हैं, माइनर प्रोजेक्ट्स कितने हैं? क्योंकि ये डिवीजन भी आपको क्रिटिकल थिंकिंग में करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे सभी प्रोजेक्ट्स एज इट इज बने रहेंगे और हमें इनको फिनिश भी करना है, जिससे हमारी लिस्ट जो है ना छोटी होती जाए, है ना। मेजर प्रोजेक्ट मनोज जी के सर पास 2 हैं। मेजर मेजर प्रोजेक्ट तो सर 2-3 ही है, बाकी सब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल, तो छोटे आई छोटे थिंक 1 प्रोजेक्ट to को हम बैक टू बैक कर सकते हैं। मनीषा जी, कितने मेजर प्रोजेक्ट हैं आपके? विनीत जी के पास एक मेजर प्रोजेक्ट है, नितिन जी के पास 2 दो मेजर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है। हैं, है ना। तो अगर 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास या 2 से ज्यादा मेजर प्रोजेक्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारा फोकस डाइवर्ट नहीं तो क्या होता है, हमारा मन जो है ना वो बहुत ज्यादा चंचल है, वो कई सारे प्रोजेक्ट्स को वो सोचता है कि ये प्रोजेक्ट करने बैठेंगे तो उसको लगेगा चलो इसको नहीं, इसकी जगह हम दूसरा कर लें, है ना। तो लावण्य जी, आपके पास कितने मेजर प्रोजेक्ट हैं? और मनीष जी, आपके पास कितने प्रोजेक्ट हैं मेजर? मेजर 2 प्रोजेक्ट है सर। 2 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। क्या अब उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी। 2 प्रोजेक्ट्स में से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी, कि भाई पहले कौन सा जरूरी है। ये वाला हो जाएगा तो मेरी लाइफ में ज्यादा चेंजेस होंगे और दूसरे वाले को भी मुझे करना है, लेकिन पहले इसको करूं मैं, फिर दूसरे वाले को करूंगा, है ना। इस तरीके से आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा मानव मन जो है ना वो मल्टी टास्किंग नहीं। अगर आप देखेंगे आपके मन में एक समय में एक विचार आता है, एक विचार के बाद दूसरा आएगा, लेकिन एक समय में एक ही विचार आएगा, जैसे ही वो विचार जाएगा दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तो हमें मन के नेचर को भी समझ के काम करना है। यहाँ तक क्लियर है आपको? सर ये प्रोजेक्ट तो शॉर्ट और लॉन्ग लेंथ में भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी बिल्कुल, कि वो शॉर्ट 1 टर्म डे हो का सकते हैं, भी। लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। वही मैं आपको बता रहा था कि कुछ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट हैं जो जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएंगे, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं जिनमें समय लगेगा, है ना। तो मैं आपको एक्टिविटी भी क्या उन दूंगा कि वर्किंग आपको में एक भी शॉर्ट सर टर्म डिफरेंस प्रोजेक्ट रहता है को कि सिलेक्ट करके अगर और उसको इम्प्लीमेंट करना है 1 हफ्ते में। हाँ बताइए, बोले। सर अगर कोई स्मॉल प्रोजेक्ट है और कोई बिग प्रोजेक्ट है तो क्या उसमें वर्किंग में भी डिफरेंस आएगा बिल्कुल, हर कि हम प्रोजेक्ट उन्हें अलग किस प्रोजेक्ट तरह होता से है मैम, एग्जीक्यूट। हर प्रोजेक्ट अलग प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके स्टेप सेम है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना,
जो भी स्टेप्स अभी मैं फर्दर डिस्कस करूंगा आपसे, वो सभी में कॉमन है, पैटर्न सेम है, लेकिन वर्क अलग अलग है ना। किसी में आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा, किसी में आपको कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, किसी में आपको राइटिंग वर्क करना है। मान लीजिए आपको किताब लिखनी है ना, और आपको ब्लॉग बनाना है, तो दोनों अलग हो गए ना। एक में बैठ के लिखना है, एक में बैठ के आपको इंटरनेट पर पोस्टिंग भी करनी पड़ेगी, आप वीडियो चैनल बनानी है आपको, तो वीडियोस बनाने पड़ेंगे, स्क्रिप्ट राइटिंग करनी पड़ेगी। एक में बुक लिखनी है, तो दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट है, दोनों के स्टेप्स अलग अलग होंगे, दोनों में अलग अलग काम करने पड़ेंगे। कोई प्रोजेक्ट आपका होगा कि एक बार में फिनिश हो गया, 1 महीने का प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके बाद खत्म हो गया। मान लीजिए बुक लिख रहे हैं आप, तो वो खत्म हो गया। लेकिन कोई वीडियो चैनल यूट्यूब बनाई है, तो उसके लिए आपको हमेशा वीडियोस बनाते रहने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हर प्रोजेक्ट अलग अलग होता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका सेम होता है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है तो सी लिखें। क्लियर है अगर सभी को तो सी लिखें, चैट में सी लिखें। क्लियर है अबिका जी को, एमके जी को, लूनाराम जी, सचिन जी, विनीत जी, क्लियर है, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, हम किसी भी प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट कैटालॉग बनाते हैं। प्रोजेक्ट कैटालॉग क्या होता है? कोई रजिस्टर, कोई कॉपी, कोई डायरी, जिसे आप हमेशा रखें अपने साथ। हमेशा रखने का मतलब है कि वो रद्दी में नहीं जाए, हम उसको संभाल कर रखें अपने लाइफ लॉन्ग। या हमारा कोई भी ऐप हो सकता है, या कोई भी हमारा डिजिटल बुक्स हो सकती है ना। तो हमें उस पे सबसे पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहले वाई लिख लेना है उस पे, है ना। फिर हमें लिख लेना है उसके अंदर कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, और फिर अपने दिमाग को डीक्लटर करना है। डीक्लटरिंग का क्या मतलब है? आपके पास पहले से प्रोजेक्ट आपने सोच के रखे हुए हैं, है ना। मनीष जी ने सोच के रखे हुए हैं कि मेरे ये 5 प्रोजेक्ट्स हैं मान लीजिए, तो उसमें से पहला प्रोजेक्ट उन्होंने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे एक किताब लिखनी है। जब आपको किताब लिखनी है, तो वो आइडिया कई दिनों से, कई महीनों से, या कई सालों से आपके दिमाग में चल रहा होगा। कई दिनों से आप सोच रहे होंगे कि अच्छा मैं ये काम करूंगा। तो जब आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आपके पास कई सारे आइडियाज आए होंगे उस एक प्रोजेक्ट को लेकर। तो हमें क्या करना है? उन सभी आइडियाज को, जो भी हमें आज से 5 साल पहले आए हो, 2 साल पहले आए हो, 1 साल पहले आए, 6 महीने पहले आया, 1 महीने पहले आया, कई सारे आइडियाज आए, उन सबको हमें नोट डाउन कर लेना है। क्या करना है? हमें उन्हें नोट डाउन कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको उन सारे आइडियाज को लिख लेना है। इनको लिखने से क्या होगा? देखिए अभी आइडियाज क्या थे हमारे, कोई आइडिया कभी आ रहा है, कोई आइडिया कभी आ रहा है, उनको लेकर हम फैसिनेटेड होते रहते हैं, अरे ऐसा कर लेंगे, अरे वैसा कर लेंगे। लेकिन वो आइडियाज जो है ना, सिस्टमेटिक वे में नहीं है। वो सब आइडियाज जो है ना, कचरा जैसे रहता है ना स्टोर रूम के अंदर, हमने स्टोर रूम के अंदर कबाड़ भर दिया है। अब आप कुछ ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा क्या आपको? कबाड़ की तरह भर दिया है। कोई सामान कहीं पड़ा हुआ है, बोरी में पड़ा हुआ है, कोई सामान किसी बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है, कोई सामान जो है अलमीरा के अंदर रखा हुआ है, और आपको पता ही नहीं है, आपने रखा हुआ है। कई सालों से स्टोर रूम को आप भरते आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है? उस स्टोर रूम को हमें साफ करना है। तो ये सफाई है, एक तरीके से हमारे दिमाग की सफाई है। हमने क्या करा? सारी चीजों को जब लिख दिया, तो वो सिस्टमैटिक हो गए हमारे दिमाग में। वो सारे आइडिया जो हैं वो सिस्टमैटिक हो गए। तो इसको करने का क्या तरीका है? बहुत ही आसान सा तरीका है। पेन और कॉपी लेकर बैठे, टाइम जरूर आपको इसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा कब बैठना है। अगर नहीं करेंगे तो आप लेट होते चले जाएंगे। इसके लिए आपको टाइम ब्लॉक करना है 20 से 25 मिनट का, और आप बैठ के सारे आइडियाज जो उस प्रोजेक्ट के बारे में आपके दिमाग में चलते रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, you have to write down those all the ideas on a piece of paper in your diary or any notepad। कहीं पे भी आपको उन आइडियाज को लिखना है। क्या क्लियर है? डीक्लटर का मतलब, डीक्लटर का मतलब हो गया कि आपने अपने दिमाग से उनको निकाल कर एक कॉपी रजिस्टर के अंदर लिख दिया है। इस तरीके से आपके माइंड जो है ना रिलैक्स हो जाएगा। माइंड के अंदर जब आइडियाज को हम कॉपी पर लिख देते हैं, डायरी में लिख देते हैं,
तो हमारा दिमाग अब शांत हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। क्या यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? क्लियर है? मनोज जी को क्लियर है? अविका जी को क्लियर है? बाकी लोगों को क्लियर नहीं है क्या? विनीत जी को क्लियर है? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मैं रिपीट कर दूंगा। लावण्या जी, कवल जी, एमके जी को क्लियर है? देखिए सभी जो प्रोजेक्ट हैं उसको जब आप बनाएंगे, भले ही आपको कोई बहुत बड़ी इमारत बनानी हो, बुर्ज खलीफा बनाना हो, या अपना घर बनाना हो, या बेटे बेटी की शादी करनी हो, सभी प्रोजेक्ट्स में नया बिजनेस खोलना है, सभी में यही कॉमन स्टेप्स है। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो लिखे नॉट क्लियर, जिससे मैं उसको बता दूं दोबारा से अगर कहीं डाउट है तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इनको आप नोट करके रखिएगा। हर प्रोजेक्ट में छोटे से छोटा चेंज, बड़े से बड़ा चेंज इसी तरीके से होगा आपकी लाइफ में। चलिए सभी को क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। जब हमने डीक्लटर कर दिया अपने माइंड को, अब हमारा माइंड फ्री हो गया, अब हमारे दिमाग में नए आइडियाज आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग की लिमिटेशन है कि पुरानी चीजें अगर होंगी तो वही चलती रहेंगी। आपने देखा होगा कहीं कोई परेशानी हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो वही दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन अगर हम किसी से शेयर कर देते हैं उस परेशानी को कि भाई ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया, तो हमारा दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। उसके पीछे क्या रीजन है कि हमने किसी से कह दिया तो वो हमारे दिमाग से निकल गया बाहर। इसी तरीके से अगर आइडियाज हमारे दिमाग में चल रहे हैं तो उनको भी हमें कॉपी पर, रजिस्टर पर लिखना पड़ेगा, जिससे कि अब हमारा दिमाग शांत हो जाए। जब हमारा दिमाग शांत हो जाता है तो हमें नए नए आइडियाज आते हैं। चलिए अब क्या हुआ कि हमने जब अपने आइडियाज को लिख दिया तो अब हमें एक और अपने प्रोजेक्ट के लिए टाइम ब्लॉक करना है 20 से 25 मिनट का। ये सब क्या है? ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के स्टेप्स हैं। चूंकि हम इनको नहीं करते हैं इसलिए हमारी लाइफ में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। आइडिया माइनिंग, अब हम क्या करेंगे? आइडिया माइनिंग करेंगे। माइनिंग का क्या मतलब है? खुदाई करना, माने अब बैठ जाना उस प्रोजेक्ट के बारे में और सोचना कि अच्छा इसमें मैं बेटर क्या कर सकता हूँ। अच्छा ये यूट्यूब चैनल मुझे खोलनी है तो इसके अंदर मैं क्या नाम रख सकता हूँ? अच्छा ये 2 नाम मुझे पहले आए थे, अच्छा ये भी अच्छा नाम हो सकता है। या मेरा टॉपिक क्या होगा, कैसे मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करूंगा, क्या बेटर और कर सकता हूं, तो हमें नए नए आइडियाज आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई शादी है, हम सभी शादी के विषय में तो परिचित हैं, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो होता क्या है, इन सब स्टेप्स को हम करते हैं, बार बार करते ही है ना, बैठते हैं चर्चा करते हैं घर में, क्योंकि ये तो क्या है, एक पारिवारिक इवेंट है। तो हम सारा का सारा चर्चा करते हैं, अच्छा ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसा कर सकते हैं, डेकोरेशन इससे करवा लें, या खाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस हलवाई को हमें बुलाना है, ये आइटम्स रखने हैं। तो ये सब क्या है, आइडिया माइनिंग ही तो कर रहे हैं हम लोग बैठ के आपस में चर्चा करके। लेकिन चूंकि ये हमारे पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं तो पर्सनल प्रोजेक्ट में हमें आइडिया माइनिंग क्या करनी पड़ेगी? पर्सनली करनी पड़ेगी। हम क्या चाहते हैं, किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आइडिया माइनिंग। जब हमारे दिमाग से में डीक्लटरिंग हो गई, हमारा दिमाग शांत हो गया, तो क्या है, हम और तरीके से, बेटर तरीके से सोच पाएंगे और हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज आ पाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ आपको? आइडिया माइनिंग तक क्लियर है तो लिखें यस। यस लिखें चैट में। कवल जी को क्लियर है? लावण्या जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछिए, अनम्यूट कर लें खुद को। विनीत जी को क्लियर है, उमेश जी को क्लियर है? आर के लावण्या जी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो या तो चैट में भी लिखकर आप पूछ सकते हैं। अविका जी को क्लियर है? लावण्या जी अपने आप को अनम्यूट कर लें और पूछें। अच्छा क्लियर है आपको, चलिए गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? देखिए अब हमने क्या करा, सारे आइडियाज को हमने नोट डाउन कर लिया है। अब हमें उन आइडियाज को प्रोसेस करना है। किस तरीके से करेंगे? हम लॉजिकल फ्लो बनाएंगे कि अच्छा पहले ये करना है, बाद में ये होगा। जैसे शादी होती है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि शादी की तैयारी, पहले की तैयारियां क्या है। उसके बाद
शादी के ड्यूरिंग हमें क्या क्या करना है, शादी के बाद में क्या क्या करना है ना। उनको हम लॉजिकल फ्लो में लगाएंगे कि भाई पहले डिसीजन लेने हैं हमें कई सारे कि भाई कहाँ पे शादी करनी है, लड़के वाले इधर आएंगे या हम उधर जाएंगे, किस रिजॉर्ट को बुक करना है, किस हलवाई को बुक करना है, शादी में पहनने के लिए क्या बनाना है, ज्वेलरी कौन सी खरीदनी है, क्या क्या फंक्शंस रखने हैं, उससे रिलेटेड बड़ी सारी चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो आपने सबको नोट कर लिया, अब उनको लॉजिकली आपने अरेंज कर लिया कि पहले कौन सा काम करना है और बाद में कौन सा काम करना है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल फ्लो। तो हमारे हर प्रोजेक्ट में इसी तरीके से लॉजिकल फ्लो बनेगा। जो प्रोजेक्ट बड़े होंगे उनका लॉजिकल फ्लो चार्ट बड़ा होगा, जो प्रोजेक्ट छोटे हैं उनका लॉजिकल फ्लो चार्ट छोटा होगा। ठीक है, तो हमें लॉजिकल फ्लो बनाना है। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें मेजर स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा ये इतना सारा काम है, उसको मैं अलग अलग स्टेप में डिवाइड कर दूं कि पहला जो स्टेप है, बड़ा स्टेप, मेजर स्टेप, मुझे ये लेना है, दूसरा मेजर स्टेप ये लेना है, तीसरा मेजर स्टेप ये लेना है, और हर मेजर स्टेप्स में बहुत सारे छोटे छोटे काम होंगे। तो हमें मेजर स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसे मान लीजिए शादी के फंक्शंस, उसमें कई सारे मेजर फंक्शंस होंगे, हल्दी होगी, मेहंदी होगी, संगीत होगा, है ना, उसके बाद शादी होगी, रिसेप्शन होगा। तो ये मेजर स्टेप्स हो गए। हर मेजर स्टेप्स के अंदर कई सारे माइनर स्टेप्स हैं। जैसे भाई शादी है तो उसमें क्या पहनना है, कैसा डेकोरेशन होगा, क्या क्या मेहमानों को हमें बुलाना है। तो कई सारे मेजर स्टेप्स होंगे, माइनर स्टेप्स होंगे एक मेजर स्टेप्स के अंदर। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ। मेजर स्टेप्स तक हर प्रोजेक्ट को इसी तरीके से करना है। भले ही आपको यूट्यूब चैनल बनानी हो, कोई नया बिजनेस खोलना हो, कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, हर जगह आपको मेजर स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना हो। क्लियर है तो सी लिखें चैट में। लावण्या जी को क्लियर है, विनीत जी को क्लियर है, और किसी को क्लियर नहीं है तो वो भी पूछ सकते हैं। एमके जी को क्लियर है, अक्षय जी को क्लियर है, नितिन जी को क्लियर है। बहुत बढ़िया, क्लियर है आप सभी को। बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि आप आज एक ऐसी चीज सीखे हैं जिसको अधिकतर लोग भारत में नहीं जानते हैं, और उस वजह से अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं और लाइफ में स्टेगनेंट कंडीशन बनी रहती है। अब देखिए, अब हमें क्या डिसाइड करना है। अब हमने मेजर स्टेप्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब नेक्स्ट जो बहुत बड़ा स्टेप है जिसको 95% लोग इग्नोर कर देते हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने वाले भी, और उसके बाद उनका प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं फंस जाता है। उसका कारण होता है कि वो ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि रिसोर्स क्या क्या चाहिए। वो फैसिनेशन में फैसिनेट हो जाते कि अरे मैं तो ये कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन वो ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि मुझे क्या क्या रिसोर्स रिक्वायर्ड हैं। रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, सबसे पहला मेजर है, स्टेप होता है कि मुझे कितना पैसा रिक्वायर्ड होगा, कितनी मनी चाहिए इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। दूसरा, मुझे कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तीसरा, क्या क्या स्किल्स मुझे चाहिए। फोर्थ नंबर पे आपको क्या, कि मुझे ह्यूमन कैपिटल क्या चाहिए, कितने लोगों की जरूरत है, किस तरह के लोगों की जरूरत है ना। फिर पांचवा, क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या मुझे जमीन की भी रिक्वायरमेंट होगी तो उसका रेंट कितना होगा। ये सब चीजें हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, और उस वजह से अधिकतर नए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, स्टार्टअप्स स्टार्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं बीच में रुक जाते हैं और उन्हें बंद करना पड़ता है, क्योंकि कहीं तो मनी का इशू आ जाता है, कहीं स्किल्स का इशू आ जाता है, कहीं टाइम का इशू आ जाता है। तो इस तरीके से क्या है, हमें रिसोर्स क्या क्या चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। कब, जब हम मेजर स्टेप को आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद हम रिसोर्स क्या क्या रिक्वायर्ड है उनको आइडेंटिफाई करें। इसमें भी आपको 25 मिनट का कम से कम समय लगेगा, क्योंकि इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप,
अब देखिए टास्क कितने तरह के होते हैं, कुणाल सर ने भी आपको बताया होगा टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में, मैं दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ। टास्क जो है ना 3 तरह के होंगे। एक तो होगा टू डू टास्क, जैसे मान लीजिए आपको टिकट बुक करना है, कहीं जाना है, ये आपका प्रोजेक्ट है, घूमने जाना है, तो उसके लिए आपका टू डू क्या हो गया कि मुझे टिकट बुक करना है, ये 1 स्टेप है, आप जाएंगे आप बुक कर देंगे, ठीक है, ये 1 स्टेप टास्क हो गया। और क्रिटिकल थिंकिंग टास्क किस तरीके के होते हैं कि आपको सोचना है कि भाई कहाँ घूमने जाना है, तो उसके लिए तो सोचना पड़ेगा बैठ के, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग टास्क हो गए जिसमें आपको डिसीजंस लेने है ना। और तीसरे तरह के जो टास्क हैं वो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं, जिसमें एक या एक से अधिक, माने एक से अधिक टू डू हैं, 2 या 3 टू डूज है मान लीजिए, या मिक्सचर है, माने टू डू प्लस क्रिटिकल थिंकिंग का, जिन्हें हम प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। प्रोजेक्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स टास्क है, लेकिन छोटे भी कॉम्प्लेक्स टास्क हो सकते हैं। किस तरीके से, जैसे आपको मार्केट जाना है, परचेजिंग करनी है, तो 2 या 2 से अधिक दुकानों पर आपको शॉपिंग करने के लिए जाना है, तो वो क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया कि पहले मुझे इधर जाना है फिर उधर जाना है। आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी करनी पड़ेगी कि पहले मुझे किस दुकान पे जाना है, फिर किस दुकान पे जाना है, अच्छा मैं इधर से जाऊंगा तो थोड़ा सा मुझे नजदीक पड़ेगा, तो पहले मैं इस दुकान पे जाऊं फिर उधर पे ले लूं, फिर तीसरी दुकान पे चले जाऊं। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स टास्क हो गए, जिसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी करना पड़ सकती है, या एक से अधिक टू डू हो सकते हैं आपके पास। यहां तक क्लियर है आप सभी को? तो मैं आगे बढ़ूं। सर एक रिक्वेस्ट थी। हेलो हाँ बोलिए। सर, रिसोर्स रिक्वायर्ड में जो 5 चीजें बताई थी, जैसे जी कितना मनी लगेगा, क्या स्किल चाहिए, टूल्स क्या हैं, वो 5 क्या है, वो 2 और बता देते। उसको मैं रिक्वेस्ट थी, दोबारा सॉरी। रिपीट कर देता हूं, है ना। ठीक है सर। देखिए ठीक है सर। सबसे पहला जो है रिसोर्स रिक्वायर्ड में, आपको देखना पड़ेगा कि मुझे पैसा कितना लगेगा, माने मनी कितनी लगेगी उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में, है ना। दूसरा चीज है ठीक है। कि मुझे स्किल्स क्या क्या चाहिए उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, मेरे अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए। फिर मुझे कितना समय देना पड़ेगा, है ना। फिर मुझे ह्यूमन टूल्स। कैपिटल, माने मुझे किस तरह के लोग चाहिए, क्या मैं अकेले इस प्रोजेक्ट को कर लूंगा या किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, है ना। क्या फिर मुझे जमीन भी चाहिए, क्या जमीन चाहिए या कोई दुकान चाहिए या ऑफिस चाहिए, अगर चाहिए तो क्या वो उस जगह पे मिल जाएगा जहां मुझे चाहिए, है ना। लैंड भी चाहिए, क्या लैंड रिसोर्स की भी जरूरत है क्या मुझे। उसके बाद टूल्स, किन टूल्स की जरूरत है, मशीनरी की जरूरत पड़ेगी या मेरे को कार की जरूरत पड़ेगी, तो क्या टूल्स की जरूरत है ना। टूल्स और टेक्नोलॉजी आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गए, अगर नहीं आते हैं तो हमको सीखना भी पड़ेगा, उस स्किल को हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो ये रिसोर्स हैं आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हिसाब से। रिसोर्स कुछ और भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन आपको ओके सर। रिसोर्स क्या क्या चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है आप? हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू। जी। तो ये टास्क जो है ना, क्या क्या टास्क कितने तरह के टास्क होते हैं, यहां तक क्लियर है आप सभी को? चैट में लिखकर बताएं क्लियर, तो आगे बढ़े हम। ऑलवेज लर्न, आपका नाम क्या है? ऑलवेज लर्न जी। कवल जी क्लियर है, अभिका जी क्लियर है, अक्षय जी को क्लियर है, बहुत बढ़िया। विनीत जी, मंजित जी, बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप आज आप यकीन मानिए, आपने आज ऐसा स्किल को सीख लिया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को आपने सीख लिया है, तो आपने एक ऐसी स्किल को सीख लिया है जिसको भारत में 95% तक प्रोफेशनल्स भी नहीं जानते। उन्होंने कभी, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को समझने का कभी कोशिश नहीं की, उनको आता भी नहीं है, इसीलिए उनके प्रोजेक्ट जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। जबकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं बड़े बड़े, वो इस स्किल को जानते हैं, तभी वो अपने हर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अब देखिए मेन मिस्टेक्स प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, मेन मिस्टेक्स क्या है, कितने लोग जानना चाहते हैं मेन मिस्टेक्स क्या क्या हैं?
देवव्रत जी जानना चाहते हैं, बाकी सचिन जी भी जानना चाहते हैं। चलिए, उमेश जी भी जानना चाहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हम उन मिस्टेक्स को कवर कर चुके हैं, लेकिन चूंकि हमें नहीं पता कि अच्छा ये मेन मिस्टेक्स हैं, और उस वजह से हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। जो 3 मेजर मिस्टेक्स होती हैं, वो पहला मेजर मिस्टेक्स है कि लोग ये तो चाहते हैं कि प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें, प्रोजेक्ट करें, प्रोजेक्ट करें, लेकिन वो कभी भी बैठ कर ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है और मैं इस प्रोजेक्ट को क्यों एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। ये सबसे पहला मेजर स्टेप है, और इस स्टेप में ही लगभग 50-60% लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। जिनको प्रोजेक्ट करना है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी कर ही नहीं पाते हैं। उनके प्रोजेक्ट की गिनती बढ़ती रहती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें पता नहीं है कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, मेरा प्रोजेक्ट क्या है, और मुझे इस प्रोजेक्ट को क्यों करना है। ठीक है। दूसरी मेजर मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग। वो कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए समय नहीं निकालते हैं। चूंकि वो समय नहीं निकालते हैं, इस वजह से वो कभी भी अपने प्रोजेक्ट्स को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, और प्रोजेक्ट उनके वहीं बने रहते हैं जहां पर थे। तीसरी और मेजर मिस्टेक जिसकी वजह से चलते हुए प्रोजेक्ट भी बंद हो जाते हैं, वो है रिसोर्स रिक्वायर्ड पर कभी भी थिंक नहीं करना। क्या क्या रिसोर्स रिक्वायर्ड हैं उसके बारे में सोचना नहीं, अध्ययन नहीं करना, बैठ के चर्चा नहीं करना, और डिसीजंस नहीं लेना। कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, तो कहां से आएगा, उसके बारे में बैठ के सोचना पड़ेगा ना। मेरे पास फंड्स की कमी है, तो सोचना पड़ेगा कि मैं इन्वेस्टर कहां से लेके आऊं, तभी तो आप इन्वेस्टर्स को लेके आ पाएंगे। तो ये 3 मेजर मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ में, आपके पास कितनी भी स्किल्स हैं, कितना भी आपके पास पोटेंशियल है, कितने भी बेहतर आप अपने स्किल्स में हैं, लेकिन चूंकि ये कमी को आप नजरअंदाज करते चले आते हैं, उस वजह से हमारी लाइफ में बिल्कुल मैं रिपीट करता हूं दोबारा। देखिए, होता क्या है कि हम पहली मिस्टेक जो करते हैं, वो पहली मिस्टेक यही है कि हम अपनी लाइफ में अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में क्लैरिटी नहीं लेके आते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है, मुझे उस प्रोजेक्ट को क्यों करना है, उस प्रोजेक्ट को करने से मुझे क्या फायदा होगा, अगर मैं उस प्रोजेक्ट को नहीं करता हूं तो क्या नुकसान हो। कभी भी हम इसको बैठ के समय ही नहीं देते हैं। तो चूंकि हम समय नहीं देते हैं, इस वजह से हम उस प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरी मेजर मिस्टेक हम करते हैं वो है क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि इंपॉर्टेंस क्या है क्रिटिकल थिंकिंग। अगर हम आधे घंटे की क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो वो आधे घंटे की क्रिटिकल थिंकिंग हमारे 8 से 10 प्रोडक्टिव आवर्स, 8 से 10 घंटे का समय बचाती है। आधे घंटे की क्रिटिकल थिंकिंग हमारे डिसीजंस लेने की एबिलिटी को बढ़ाती है। हम अच्छे से डिसीजंस ले पाते हैं। जितनी जल्दी हम डिसीजंस लेंगे उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए अगर मैं बैक टू बैक हर दिन डिसीजंस ले रहा हूँ, तो मैं अपनी लाइफ में एक एक स्टेप आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अगर मैं डिसीजंस लेने में महीने भर का समय लगा रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है, मैं महीने भर बाद वो स्टेप को कर पाऊंगा। मान लीजिए आरसी जी डिसीजन बड़े जल्दी लेते हैं। जल्दी का मतलब है सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, लेकिन डिसीजन लेने के लिए प्रॉपर समय देती हैं वो। तो क्या है कि वो रोज एक डिसीजन ले पा रही हैं, तो वो आगे बढ़ती जा रही हैं। और मैं वैभव जैन वो डिसीजन नहीं ले रहा है, वो टाल रहा है, प्रोकेस्टिनेट कर रहा है डिसीजंस लेने में। वो सोच रहा है कि अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद, इतनी जल्दी डिसीजन क्यों लूं, 1 हफ्ते का समय लेता हूं, फिर किसी वजह से 1 हफ्ते और डिले हो गया, 2 हफ्ते और डिले हो गया। तो आरसी जी तो 1 महीने में 30 डिसीजंस लेके मुझसे इतनी आगे निकल जाएंगे कि मैं तो उनको कभी लाइफ में कभी भी उनके साथ compete नहीं कर पाऊंगा, कभी उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो रोज एक डिसीजन ले रही हैं। और वैभव जैन जो है वो महीने भर में एक डिसीजन ले रहा है, तो साल में तो वो 365 डिसीजन ले लेंगे और मैं 12 ही डिसीजन लूंगा। तो दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग। और तीसरा है कि क्या क्या रिसोर्स चाहिए। प्रोजेक्ट ऐसे ही स्टार्ट कर दिया कि हाँ देख लेंगे हो जाएगा वाला एटीट्यूड, तो उससे क्या होता है
कि बीच में आके हम अटक जाते हैं, कोई एक मेजर स्टेप पे अटक जाते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, पैरेलल वर्क्स होते हैं हमारी लाइफ, किसी प्रोजेक्ट में 3-4 पैरेलल वर्क होते हैं और कुछ बैक टू बैक वर्क होते हैं। तो पैरेलल वर्क को तो साथ में ही चलना चाहिए। मान लीजिए हमें आवेदन करना है कहीं पे अपने प्रोजेक्ट को, तो उसके लिए हमें उसको स्टार्ट कर देना है। कहीं से हमें किसी अथॉरिटी से कोई लाइसेंस की जरूरत है, तो उसके लिए तो हमें शुरू में ही अप्लाई कर देना है। कुछ क्या होंगे, प्रोजेक्ट बैक टू बैक होंगे कि भाई एक काम हुआ तब उसके बाद दूसरा काम होगा। तो लॉजिकल हम जो फ्लो बना रहे हैं उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा अच्छा ये मेजर स्टेप हैं, ये सारे पैरेलल हो सकते हैं और ये स्टेप्स जो हैं एक के बाद एक होंगे। ठीक है, तो ये तीनों मिस्टेक्स मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप सभी अचीवर्स से कि आप इन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। अब लास्ट वर्क जो हमें करना है वो करना है कि अब हमें हर टास्क को, हर कॉम्प्लेक्स टास्क को, हर प्रोजेक्ट के मेजर भाग को छोटे छोटे बेबी स्टेप्स में ब्रेक कर लेना है। बेबी स्टेप्स का क्या मतलब है कि अच्छा ये वर्क जो है वो थिंकिंग का है, टू डू का है ना, ये क्रिटिकल थिंकिंग का है, ये कॉम्प्लेक्स टास्क है। फिर उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर लें आप कि ये इसमें 2 क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेंगी, माने 2 डिसीजंस लेने हैं मेरे को और 2 टास्क करने पड़ेंगे, 2 टू डू हैं। तो इस तरीके से हमें अपने सारे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे बेबी स्टेप्स में ब्रेक कर लेना है, जिससे कि हम उसको टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इनकॉर्पोरेट कर पाए। हमने जो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम सीखा है तो उसको हम यूज कर पाए। उसको हम यूज कैसे करेंगे, जब हम अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे बेबी स्टेप्स में ब्रेक कर लेंगे। हर दिन अपना टास्क लिख लेंगे कि भाई ये नेक्स्ट डे का मेरा ये टास्क है और ये टास्क मुझे करने हैं, 2 क्रिटिकल थिंकिंग करने हैं और 2 मुझे टास्क कंप्लीट करने हैं। तो उससे आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी स्टेप्स लेंगे, जल्दी जल्दी डिसीजंस लेंगे और अपनी एक स्पीड को मेंटेन रखेंगे और अपने सारे जो भी गोल्स हैं उनको आप पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। यहां तक आप सभी को क्लियर है तो लिखें क्लियर। यहां तक आप सभी को क्लियर है तो चैट में लिखें क्लियर। एमके जी आपका फुल नाम क्या है उसको भी लिखें। अक्षय जी को क्लियर है। ऑलवेज लर्न आप भी बताएं क्या नाम है आपका, क्लियर है आपको। आरसी जी, किशोर जी को क्लियर है, कंवल जी को क्लियर है, मुकुल जी को क्लियर है, मंजीत जी को क्लियर है, मनीष जी को क्लियर है। अच्छा अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्योंकि अब आप टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को भी जानते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को भी जानते हैं, तो अब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कितने % इंक्रीज हो गया है अपने प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए? आपका जो कॉन्फिडेंस है उसमें कितने % बढ़ोतरी हुई है? अविका जी का 70% बढ़ गया है, काफी बहुत बड़ी बढ़त है। अविका जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। बाकी लोग कितना एम्पावर्ड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक एम्पावरमेंट है। मनीष जी का 80% बढ़ गया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक एम्पावरमेंट है। जो चीज हमें नहीं आती थी उसको हम सीख गए और एक ऐसा टूल है, एक ऐसा टास्क है जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ी उन्नति होने वाली है। बाकी लोगों को कोई फायदा हुआ नहीं हुआ? 2 ही लोगों को फायदा हुआ है, मनीष जी को और अबिका जी को। मनीष जी आप बहुत अच्छे हैं नॉलेज गेन करने में, इम्प्लीमेंटेशन ही तो सिखा रहा हूं मैं। नॉलेज तो आपने बहुत गेन किया, लेकिन अब हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो ये इम्प्लीमेंट का तरीका है, अगर आप इम्प्लीमेंट के तरीके को सीख कर और इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप बड़े अच्छे तरीके से अपने सभी गोल्स को अचीव कर पाएंगे, सभी प्रोजेक्ट को अचीव कर पाएंगे। और अगर सिर्फ आप सीखते रहेंगे, नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। अब चलिए, अब हम एक बहुत अच्छी टेक्निक को करने वाले हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, और ये टेक्निक है पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन फीडबैक टेक्निक। आपने देखा होगा जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें सभी लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। छोटा बच्चा होगा कोई घर में, 1 साल का, 2 साल का,
तो उसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं राजा बेटा है, राजा मुन्नू है, राजकुमार है, ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा पावरफुल है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो लोग हमें अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। और उससे परेशानी क्या होती है कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है, क्योंकि कोई अगर हमें जस्टिफाई कर देता है कि हाँ यार सही कर रहे हो आप, कोई अप्रिशिएट कर देता है, तो हमारे लिए वो बड़ा अच्छा हो जाता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, हमारी तारीफ कर दी कि हाँ बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ वाकई में अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ मैं। कोई बहुत अच्छी कविता लिखता है और लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने, तो आप उसको समझते हैं कि हाँ वाकई में मैं अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो लोग हमारी तारीफ करना कम करते जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो सबकॉन्शियस है वो बड़ा ही कमजोर हो जाता है। किस मामले में? हमें पॉजिटिविटी देने के मामले। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 95% हिस्सा है हमारे माइंड का। सोचिए कितना ताकतवर, 18-19 गुना ताकतवर है हमारे कॉन्शियस माइंड से। तो जब हम कॉन्शियसली निर्णय लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन सबकॉन्शियस उस पर सब पानी फेर देता है। तो इससे कैसे निजात पाई जाए? क्योंकि हम खुद को नेगेटिवली चार्ज तो बहुत करते हैं। छोटी सी कोई गलती हो गई, मान लीजिए मनीष जी से, तो वो कहेंगे अरे आप तो ढंग से काम ही नहीं करते हो, खुद को ही बोलते हैं हम लोग, खुद को ही कोसने में बड़ा आगे रहते हैं। एक दिन जिम नहीं गए तो खुद को कोसने लग जाते हैं, अरे तुम तो जिम ही नहीं जाते हो, गलती कर दी। लेकिन जब हम 7 दिन जिम गए तो क्या हमने खुद को पॉजिटिवली चार्ज किया? क्या हमने खुद को कुछ अच्छा काम किया, अच्छे से तैयार हुए, अच्छे से हमने अपने काम को फुलफिल किया, तो क्या हम खुद को चार्ज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है, सबसे बड़ी कमी हो जाती है, जिसे हमें कोई भी नहीं बताता है। तो अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, किसी काम को फुलफिल करते हैं, क्योंकि रोज हम 2 से 4 काम तो अच्छे करते ही हैं। हम सुबह की वॉक करते हैं, योगा करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशियस भोजन लेते हैं, तो ये हम अच्छा काम कर रहे हैं। अपने प्रोजेक्ट को अच्छा किया, अपने ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन किया, जो काम दिया उसको हमने किया, प्रेजेंटेशन बनाई। और आज की देखिए, आज हमने कितना बड़ा काम किया, हमने प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट सिस्टम को सीखा। कितना बड़ा काम है, इसको हम हल्के फुल्के तरीके से भी ले सकते हैं। जब हम हल्के फुल्के तरीके से लेंगे तो हम इसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि अरे ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वाकई में यकीन मानिए, ये बहुत बड़ी बात है। जो इसको सीख लें और जो इसको इम्प्लीमेंट कर लें, वो अपनी लाइफ को कई गुना बेहतर बनाते जाएंगे हर साल। हमारी लाइफ बेहतर कैसे बनती है? छोटे छोटे प्रोजेक्ट से, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट से। और हमारी लाइफ कई गुना बेहतर बन जाती है छोटे से इम्प्रूवमेंट से। चलिए, अब हम इस टेक्निक को करते हैं। अपनी आंखों को इसमें बंद करना है। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखों को बंद करें। 1 मिनट का प्रयोग है मात्र। अपनी आंखों को बंद कर लें और आराम से बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा भी लगा सकते हैं। और अब आपने, चूंकि ये प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट सिस्टम सीखा है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज सीखी है आपने, कोई हल्की फुल्की चीज नहीं सीखी। आपने वो चीज सीखी है जो बड़े बड़े मिलेनियर्स जानते हैं। आपने वो सीक्रेट सिस्टम को सीखा है जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता जिसको उपयोग में लेके आते हैं, आपने उस सिस्टम को सीखा है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अब हमें खुद को शाबाशी देनी है, क्योंकि दूसरों को तो शाबाशी हम बहुत देते हैं, दूसरे भी हमें कभी कभी शाबाशी देते हैं, लेकिन हम खुद को तो शाबाशी देना भूल जाते हैं। हम खुद को कोसना नहीं भूलते। अगर कोई गलती हो जाए तो हम 50 बार कोसते हैं। मान लीजिए ओवर डाइट कर ली हमने, कोई गलत चीज खा ली, तो हम खुद को कोसेंगे, अरे यार छोले भटूरे खा लिए यार। लेकिन हमने इतना महत्वपूर्ण चीज को सीखा है, तो हमें खुद को शाबाशी भी देना पड़ेगा। तो खुद को शाबाशी देने का क्या तरीका है? खुद को शाबाशी देने का तरीका है कि खुद को विनर महसूस करें। अपने मन में दोहराएं, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। मैं हर चीज को हासिल करने के लिए पूर्णतः मेहनत करता हूं।
मैं अपने संकल्पों को सिद्ध करता हूं। आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। महसूस करें उस खुशी को, विनिंग मूवमेंट को महसूस करें अपनी लाइफ में। कभी आपकी लाइफ में जब भी विनिंग मूवमेंट आया हो, आपने क्रिकेट का मैच जीता है, आपने किसी की पतंग काटी है, क्या मजा आया। तो ये तो लाइफ में आपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है वो सिस्टम सीखा है। तो उस आनंद को महसूस करें, उस पॉजिटिव आनंद को महसूस करें। आप विनर हैं, आप विनर हैं, उसको महसूस करें। एक विनर की तरह अपने अंदर उस एनर्जी को रिलीज करें। आप किसी एग्जाम में आपने टॉप किया है, वाह क्या मजेदार बात है। आपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया उसमें आप पास हो गए, आपको जॉब मिल गई, क्या खुशी महसूस की आपने, उस खुशी को महसूस करें। आपने नई बाइक खरीदी, नई साइकिल खरीदी, नई कार खरीदी, क्या खुशी महसूस की आपने, उस खुशी को महसूस करें, उस खुशी को महसूस करें। और 30 सेकंड तक इसी भाव में रहें, 30 सेकंड तक इसी भाव में रहें। अभी आपको आंखें बंदी रखनी है और इस भाव को, इस प्रसन्नता को, इस आनंद को महसूस करना है। ये आपके चेहरे से झलकेगा, आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाएगी, आपके अंदर एनर्जी रिलीज होगी, जिस एनर्जी को आप खुशी को महसूस कर पाएंगे। आप रिचार्ज्ड महसूस करेंगे, आप चार्ज्ड महसूस करेंगे। अब दोनों हाथों को रगड़ें, आंखों को बंद ही रखें, दोनों हाथों को रगड़ें। इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे आंखों को खोलें, आंखों को खोलें। और इस ऊर्जा को, अगर आपका कोई अंग बीमार है तो उस अंग को दें, इस ऊर्जा से उस अंग को चार्ज करें। ये प्रयोग आपको करते रहना है, ये एक ऐसा प्रयोग है, आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट लगेगा। जिम जाएं, आप योगा करें, आप वॉक करके आते हैं, आप डाइट को आप कंप्लीट करते हैं, जो भी काम अच्छा करते हैं इसको जरूर करें। उससे आपके सबकॉन्शियस से जब आप बोरिंग काम को भी करेंगे, लेकिन जब आप उसको फीडबैक देंगे कि मुझे बड़ा मजा आया, वाह आज मैं जिम गया मुझे बड़ा मजा आया, तो आपका सबकॉन्शियस उस काम को करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। क्योंकि प्रोजेक्ट क्या होता है, एक बोरिंग वर्क है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। तो उस बोरिंग काम को भी करने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको प्रेरित करेगा, एक पॉजिटिव ऊर्जा आपको देगा। किस तरीके का आपको लगा, ये प्रयोग करने के बाद कैसा लगा, इसको चैट में लिखकर बताएं मुझे। और उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। आपका फीडबैक लेने के बाद मैं एंड करूंगा। फीडबैक आप मुझे चैट में दें, कैसा लगा आपको। पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन फीडबैक टेक्निक को यूज करने के बाद। पवार जी को बहुत अच्छा लगा, अबिका जी को भी अच्छा लगा, अक्षय जी को भी अच्छा लगा, सचिन जी को अच्छा लगा, एमके जी को अच्छा लगा। मेरा नाम है वैभव जैन, है ना। मैं माइंडसेट और लाइफ कॉन्शियसनेस कोच हूँ। मुकुल जी को अच्छा लगा। अब देखिए, आपको आज अच्छा लगा तो इसको जब जब आप करेंगे तो ये अच्छा आपको हमेशा लगेगा। और अच्छा लगने का क्या मतलब है, हम यूनिवर्स की जो एक आनंद वाली फ्रीक्वेंसी है, एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, उससे हमने मैचअप कर लिया, वहां से हमने एनर्जी ले ली। तो आपको ये प्रयोग अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेना है। जो लोग भी चाहते हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, जो लोग भी चाहते हैं हायर गोल्स को अचीव करना, जो लोग भी चाहते हैं जीवन में आनंदित और एबंडेंस में रहना,
वो इस सेशन को जरूर करें। नितिन जी बोल रहे हैं कि वेरी गुड सेशन, सिंस 30 years I successfully implemented result oriented 20+ big project by using these all techniques। देखिए आपके सामने खुद ही इतने बड़े अचीवर मौजूद हैं नितिन जी, जिन्होंने अपनी लाइफ में 20 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स को अचीव किया है। तो आपके सामने खुद ही एक प्रमाण मौजूद है जो जिन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। तो आप लोग भी अगर लाइफ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में यूज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ज्ञान बटोरने से कुछ भी नहीं होगा। रोज आप एक मोटिवेशन का वीडियो सुन सकते हैं, मैं भी आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर सकता हूं, लेकिन वो बर्थलेस है, क्योंकि अगले दिन आप अपने सबकॉन्शियस के हिसाब से ही चलें। लेकिन जब आप सिस्टमेटिक कर लेंगे अपनी लाइफ को किस तरीके से प्रोजेक्ट डिसाइड करके, तो आप मोटिवेटेड भी महसूस करेंगे। जब आप अपने आप को पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो आप अपनी लाइफ में प्रोजेक्ट्स को ज्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारा गोल जो है ना, मोटिवेशन बटोरना नहीं है, हमारा गोल है लाइफ में प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़। आप सभी से के साथ ये सेशन करके मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी तरीके से मैं आप सभी अचीवर्स से जुड़ा रहूंगा। आगे भी कुणाल सर जब भी मुझे सेशन लेने के लिए कहेंगे मैं आपको सेशन दूंगा और इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप जाना चाहते हैं आप इस सेशन को लीव भी कर सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछ सकता है, 1 से 2 प्रश्न हम ले सकते हैं। हाँ, मेरा YouTube चैनल है, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। आरसी जी बहुत ज्यादा एक्टिव चैनल नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। उस पे मेरे कुछ अच्छे वीडियोस डले हुए हैं और आप उनको देख सकते हैं। बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा लिंक। ये वीडियो आज का जो सेशन है उसका भी वीडियो मैं YouTube चैनल पे डालूंगा, उसके साथ में लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है तो वो कह सकता है। अपने आप को अनम्यूट कर लें और आप कह सकते हैं। यस सर। यस सर, महेश। हाँ महेश जी कहिए। महेश, हाँ सर, थोड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है। हाँ, मैंने बोलिए। लाइफ में काफी बड़े अचीवमेंट भी लिए, मतलब पैसे कमाने में। जी। लेकिन मैंने लॉसेस भी बहुत जबरदस्त खाए हैं और अभी बहुत बड़ा डेबिट है जो मतलब आम आदमी सोच भी नहीं सकता। आपकी और मैं आवाज क्लियर इससे नहीं आ रही, थोड़ा लाउड बोल सकते हैं आप? यस सर। जी। अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। सर मैं ऐसा कर रहा था कि मैंने लाइफ में बहुत अचीवमेंट लिए हैं जी। पैसा कमाने में, लेकिन जी। मैंने बहुत बड़े लॉसेस भी खाए हैं। और लॉसेस इतने बड़े कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि इतना डेबिट भी हो सकता है किसी के ऊपर। अच्छा। और एक नॉर्मल, और लेकिन मुझे पता है कि मैं ये इस डेबिट को खत्म कर जाऊंगा। जी। तो मुझे थोड़ा डीप, मतलब डीप, इतना बड़ा है सर, 6 करोड़ का डेबिट है जी। और 3 बच्चे हैं। जी। और इन सबको मेरे को खत्म करना है और मतलब सुप्रीम एनर्जी के साथ खत्म करना है। जी। तो आपने आज जो बताया जी। वो सर इतना मेरे लिए मतलब पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इससे आपके इस सेशन से मैं पता नहीं कितना पैसा कमाने वाला हूँ। बिल्कुल ये बिल्कुल बोलना महेश जी। आपका थैंक यू, मतलब आपका थैंक यू वेरी मच करने के लिए मैंने बात की आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। ये देखिए आप कोई भी प्रोजेक्ट हो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके साथ, और ऊर्जा अगर आप रखेंगे अपने अंदर तो कोई भी लॉस बड़ा नहीं है। हमारे जो हौसले हैं, इरादे हैं, उनके आगे कोई भी लॉस जो है बड़ा नहीं है। आपको ध्यान देना है आगे पर, जो पीछे हो गया है नेगेटिव उसको भूलना है, और जो पॉजिटिव है देखिए उससे क्या निकला। जीवन में कोई घटना हुई है ना, तो उससे हमारे पास हाँ। एक कथा रहती है, उस घटना के अंदर कथा रहती है, और कथा हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। लेकिन उस घटना से कुछ तथ्य निकल के आते हैं, उन तथ्यों को ग्रहण करना है, कथ्य को विदा कर देना है, कथा को विदा कर देना है। उन तथ्यों को ग्रहण करके उस सत्य को ग्रहण कर लेना आपको कि ये क्या अच्छा, इससे क्या निचोड़ निकला,
है ना? क्योंकि पूरी Yes, कथा sir. कहानी जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। एक बिल्कुल तथ्य सर। जो है, सत्य क्या है, उसको ग्रहण कर लें। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप इम्प्लीमेंट करें और मुझे जरूर रिपोर्ट करें कि आपकी लाइफ में किस तरीके का परिवर्तन आया है। तो मुझे बड़ा अच्छा बिल्कुल सर, लगेगा, इम्प्लीमेंट करें वन मंथ में इसको। मैं आपको बड़ा चीज बताऊंगा। और आपका लिंक भेज दीजिएगा सर बिल्कुल यूट्यूब चैनल बिल्कुल, का। मैं लिंक शेयर कर दूंगा। चलिए, आप ओके सभी ने सर, मुझे इतना थैंक समय यू दिया। सो मच। हेलो 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 हेलो। जी जी, कौन? मैं सचिन बोल रहा हूँ। जी सचिन जी। हाँ, तो मेरा एक्चुअली सवाल बोल सकते हैं या मैं कुछ कहना चाहता था कि आपने जो लास्ट वाला जो टेक्निक बताया, टेक्निक टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन फीडबैक, तो एक्चुअली अक्सर आपने जो बचपन वाली बात बताई कि हम लोग बचपन में हमें छोटी छोटी चीजों पे अप्रिशिएट किया जाता था, हाँ, और हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट फील करते थे, उस चीज के लिए अच्छा लगता था। हम्म। और जैसे हम बड़े होते गए फिर वो कम होते गया, लोग अप्रिशिएट करना कम होते गए। एंड देन अब हम जैसे बड़े हो गए, कॉर्पोरेट लाइफ में है, तो यहाँ पर लोग आपको डीमोरलाइज करने पहले देखेंगे इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग यू। सही बात है। हाँ, तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि उनको आपकी अच्छी चीजों के ऊपर भी आपको डिमोरलाइज करके खुद का बेनिफिट देखना है वहां पर, तो दिस काइंड ऑफ इन्वायरमेंट इज देयर मोस्टली एवरीवेयर इन कॉर्पोरेट। तो बिल्कुल ये चीज में अक्सर मेरे दिमाग में रहती थी, और वो हम लोगों के अंदर में अंदर ही अंदर हम लोगों को कमजोर करते जाती है, वो चीज हमें पता नहीं चलता। बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में ये चीज हमेशा चलती थी कि वाई आई वॉज सो मच कॉन्फिडेंट इन माई चाइल्डहुड, एंड अब मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और उतनी ज्यादा डेयरिंग से चीजें नहीं कर सकता जो मैं बचपन में करता था, खुश रहता था, मजा आता था। तो थैंक यू जैन साहब फॉर दिस अमेजिंग थिंग जो आपने लास्ट में बताई, कि ये चीज अक्सर मेरे दिमाग में चलती थी, बट फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे मन की बात बोल दिया, ऐसा लग रहा है मुझे कि वो इट वॉज इन माई सबकॉन्शियस माइंड कि ऐसा क्या हो गया बचपन से लेके अब तक कि हम देखिए, उसमें सबकॉन्शियस क्या है सचिन जी? एक अंधेरा जैसे कमरा होता है ना, उस तरह का कमरा है। तो अंधेरे से प्रकाश तो नहीं निकलेगा। प्रकाश कब निकलेगा? जब वो प्रकाशित हो। तो उसके अंदर हमें दिया जलाते रहना है ना? तो करेक्ट। ये जो टेक्निक है, ये आपको एम्पावर करेगी, आपको कॉन्फिडेंट करेगी, आपको प्रोडक्टिव करेगी। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। समझ रहे हैं? आपकी यस यस। एनर्जी, हेल्थ, हर तरीके से आप बेनिफिटेड महसूस करेंगे। सचिन जी, यस बहुत बहुत करेक्ट। सो धन्यवाद इतने अच्छे फीडबैक के लिए। थैंक यू थैंक यू। जी, कुछ कहना चाहते हैं आर के लावण्या जी? आपने हैंड रेज हेलो किया है। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही सर? हाँ, आवाज आ रही है। थोड़ा सा लाउड और बोलेंगे तो और सभी को अच्छे से आएगी। सर एक्चुअली क्या कुछ प्रॉब्लम्स कभी कभी ऐसी आती हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग करने के बाद भी उसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आता, और उसके एक्सपर्ट भी अवेलेबल नहीं है। जी, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए सर? देखिए, परेशानी किस तरह की, वो तो उस पर डिपेंड करता है लावण्या जी। हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है या बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है? क्योंकि परेशानी ऐसी कोई भी नहीं बिजनेस है। जी, हाँ, कोई भी ऐसी बिजनेस से परेशानी नहीं रिलेटेड। है। जब आप उसको सोचेंगे, देखिए हमारे सब अवचेतन में, अवचेतन का जो कनेक्शन है वो परमात्मा से है, एनर्जी से है। तो जब आप सोचेंगे तो आपको उसका डिसीजन या तो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, तो आपको समझ में आएगा, कम से कम इतना समझ में आएगा कि आखिर मैं डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा हूं और मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है। तो उसके लिए अगर आप ट्राई करेंगे तो हर तरह के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। जैसे आप कोई प्रॉब्लम बताएं मुझे, किस तरह की प्रॉब्लम है लावण्या जी? जैसे सर मेरी केमिकल टेस्टिंग की लेबोरेटरी है। जी, हेलो, हाँ सुन रहा हूं मैं आपको, तो बोले। उसमें क्या सर, उसमें क्या है, जैसे क्लाइंटों के फोन आते हैं तो दिन भर वो पूछते रहते हैं कि ये टेस्ट कराना, वो टेस्ट कराना, इसका क्या चार्ज होगा, उसका क्या चार्ज होगा। जी। अब जो सर बड़ी बड़ी लैब्स है ना, जो करोड़ों का काम कर रही हैं, हम्म। उनके पास मतलब बहुत हाई पेमेंट व सैलरी वाले बंदे मौजूद होते हैं, और उनके पास बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, तो उनमें बंदे मौजूद है। उसका मैनेजर एक एक हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है। अब जी मेरी इतनी बड़ी लैब नहीं है, जी। मेरे पास 8-10 बंदे हैं, तो वो
बंदे ऐसे हैं कि वो केवल काम करने वाले बंदे हैं, जितना मैं बता देता हूँ उतना वो कर लेते हैं। अब मैनेजर इतना हाई सैलरी का 1-2 लाख 3 लाख रुपए का मैं नहीं रख सकता, हम्म। क्योंकि अब वो जो जवाब देने वाले बंदे हैं, क्योंकि वो इसी सैलरी में आते हैं और वो मैं इतनी हाई सैलरी दे नहीं सकता। अगर नहीं, मैं ऐसा काम नहीं में है पूरे दिन लावण्य लगा जी। रहता हूँ तो सर मैं अगर कुछ आप और। किसी को जी ट्रेन करेंगे, देखिए इसके लिए क्या है कि आप या तो कोई हाई सैलरी वाला ट्रेंड बंदा रखें, या किसी इंटेलेक्चुअल माइंड, जैसे अगर किसी व्यक्ति ने एमएससी किया हुआ है ना, किसी व्यक्ति ने एमएससी किया हुआ है और उसको अगर आप 1 महीने जी ट्रेनिंग देते हैं टेस्ट से रिलेटेड कि भाई ये टेस्ट है, इसकी ये प्राइस है, ये प्राइस है, हर टेस्ट का अगर आप प्राइस उसको समझाते हैं, तो एमएससी वाला व्यक्ति इस टेस्टिंग वाला जो केमिकल अगर केमिस्ट्री से किया हुआ है किसी ने, तो वो और भी बेनिफिटेड रहेगा आपको। अगर आप कोशिश करें तो जी, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। चलिए ठीक है सर, कोशिश करूंगा मैं। इसमें आप क्या करें कि कोई भी केमिस्ट्री से जिसने एमएससी किया हुआ है, वो आराम से आपको, अगर वो फ्रेशर है तो आपको 15,000 रुपए 20,000 रुपए में मिल जाएगा। उसको आप ट्रेन करने के बाद अगर बोलेंगे कि भाई आप अच्छा काम करेंगे और मैं आपको इंसेंटिव भी दूंगा अच्छे काम पर, तो वो मन लगा के काम करेगा और मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 3 लाख रुपए नहीं देने ओके पड़ेंगे इस काम के। ओके सर, थैंक यू। सर इस बारे में मैं एक बात बोल सकता हूँ? अभी सर बिल्कुल ने आप जो बोल बोला सकते हैं, कि कई जिसको बार ऐसी प्रॉब्लम, आप कहना चाहते हैं, क्योंकि क्योंकि ये आपके मेरे साथ पास हुआ है। मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। बोले कौन बोलना चाहता है? नहीं सर, वो सर वो तो नहीं बिल्कुल। सर कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ इसी साल कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी कि इंसान स्टक हो जाता है ना, हिल भी नहीं सकता। मतलब जैसे मैंने बताया ना, डेबिट से तो वो प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा होती है कि, और फिर मैंने उस प्रॉब्लम को सोचने के लिए 1 दिन भी दिया तो भी कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आया। फिर भी मेरे को ये समझ में आया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका दुनिया में सोल्यूशन न हो। ये बिल्कुल कंफर्म बात है, ये परमात्मा, आपने जो अभी कहा भगवान के लिए कि ऐसी कोई रियल में प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि उसको बिल्कुल भूल जाओ 2 दिन के लिए। अगर वो बिल्कुल अर्जेंट इमरजेंसी की नहीं है तो 2 दिन के लिए पूरी तरह से भूल जाओ, और रात को जल्दी सो के जब आप 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं ना, और फिर उस पे 1 घंटे आप थॉट करते हैं, तो सर नए नए रास्ते निकलते हैं, बिल्कुल न्यू आइडियाज, तो सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है। बिल्कुल उसी को आइडिया माइनिंग कहते हैं। और हाँ बिल्कुल, लावण्य जी, ये आप मैंने एक किया काम है। करेंगे अगर थोड़ा सा मैं हाँ आप बोलिए फिर मैं बोलता हूँ। जी जी सर, बताएं सर। देखिए सर मैंने मेरा आपको हो जो गया। स्टेप सिखाया कि आपको डीक्लटर करना है। देखिए जब डिसीजन समझ नहीं आ रहा है ना क्या डिसीजन लूं मैं, तो इसका मतलब आपका दिमाग जो है ना शांत नहीं है। शांत होगा तभी आप डिसीजन ले पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डीक्लटर करना है अपने माइंड को, अपनी परेशानी को पेपर पे लिख दें। क्या क्या सॉल्यूशन आपको आ रहे हैं वो सब लिख दें। ये डीक्लटरिंग हो गई। अब क्या है, 1-2 दिन टाइम छोड़ दें, जो बताया अभी कि 1-2 दिन छोड़ दें, और उसके बाद फिर आप आइडिया माइनिंग करें, माने फिर से सोचें क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, तो आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। इसीलिए हम आइडिया माइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको दिया है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। सर अब हम सर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आइडिया ऑफ माइनिंग का ये एक ही तरीका है क्या पेपर राइटिंग करने का, या इसके अलावा और भी कुछ तरीके हैं? देखिए पेपर मेकिंग जो है ना, पेपर और पेन का जो कॉम्बिनेशन है ना बड़ा अच्छा रहता है। जब आप डायरी पे अपने थॉट्स को लिख देते हैं तो आपका दिमाग क्लियर हो जाता है। उसके अलावा कोई तरीका नहीं। या तो आप पेपर पे लिख दें, या आप किसी ऐप में लिख दें, डिजिटल बुक में लिख दें, कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, ओके कहीं ना कहीं ओके सर लिखना सर पड़ेगा आपको। क्योंकि जब आपने ओके लिख दिया तो आपका दिमाग क्या होता है कि एक बार में एक आइडिया हमारे दिमाग में आता है। और जब हमारा दिमाग अशांत होता है तो आपने देखा होगा एक के बाद एक अलग अलग विचार आते रहते हैं, एक के बाद एक बुरे विचार, इधर के विचार उधर के विचार आते रहते हैं। तो हम नया डिसीजन कैसे लेंगे? और जब आप लिख देंगे तो आप बड़े ही शांत हो जाएंगे। आपको करना क्या है, आप सभी को अब एक हाँ एक्टिविटी देना मैं आप सभी को भूल गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप सभी को एक छोटा सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है जो आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं लेकिन आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया उसको, जो 1 हफ्ते से लेके 15 दिन तक का प्रोजेक्ट हो, उसको आपको सिलेक्ट करना है। छोटा सा प्रोजेक्ट, वो आप सबका पर्सनल प्रोजेक्ट है, आपका अलग अलग प्रोजेक्ट होगा। उस प्रोजेक्ट को आपको जो कुणाल सर वाला ग्रुप है, आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप में आपको सेंड करना है कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, और आप संकल्प लें इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करके उसको करें। एग्री करते हैं आप लोग?
उसके बाद हम विदा लेंगे। आज का टाइम काफी ज्यादा हो गया है, उसके बाद हम विदा लेंगे। आप लोग संकल्प में एक छोटे से प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है। देखिए कॉम्प्लेक्स टास्क क्या होता है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी है प्लस टू डू भी है। टू डू, एक से ज्यादा टू डू है, एक से ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग है, वो हो गया कॉम्प्लेक्स टास्क, जिसे हम प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। और सिंपल टास्क क्या होता है, टू डू या क्रिटिकल थिंकिंग। एक बार में एक काम को हम क्या बोलेंगे, सिंपल टास्क। और जिस चीज में एक से ज्यादा काम इन्वॉल्व है उनको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स टास्क। चलिए आप सभी सर एक लास्ट क्वेश्चन था जी। अगर हम लोग प्रोजेक्ट्स पे, अगर हमारे लाइफ में मोर देन 5-10 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो हम लोग प्रोजेक्ट पे पैरेलली काम कर सकते हैं, हमें अप्रोच 1 बाय 1 एक खत्म करके देखिए दूसरा आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट सबसे करना पहले चाहिए? प्रायोरिटी सेट करनी है, कौन सा प्रोजेक्ट आपको मोस्ट प्रायोरिटी का है उसको पहले स्टार्ट करें, उसको एक मुकाम तक पहुंचाएं। और जब आपको लगे कि हाँ, उसके साथ आप छोटे टास्क, छोटे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अपने हेल्थ से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, कोई फैमिली प्रोजेक्ट है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक साथ जो है ना मल्टीपल बड़े प्रोजेक्ट आप ले लेंगे तो दोनों में कुछ भी नहीं होगा, वो एट लास्ट जो है ना आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या है, एक बड़ा प्रोजेक्ट लें, पहले उसको करें, तो उसको एक मुकाम तक पहुंचाएं, फिर दूसरा टास्क ले लें। ये ज्यादा अच्छा है ना, कि कोई भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट ना करने से अच्छा है पहले एक प्रोजेक्ट जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है उसको आप सिलेक्ट करें और उसको करें। ओके सर। और सर देखिए आपको हमारा रिपोर्ट मन जो कैसे है ना वो करना कहता है कि और भी चीजें, दिल मांगे मोर, लेकिन वो मोर जो है ना वो हमें रोक देता है। क्योंकि परेशानी अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी आएगी तो आपका मेन प्रोजेक्ट अफेक्ट होगा, उससे टेंशन क्रिएट होगी। तो उससे अच्छा है पहले एक प्रोजेक्ट को एक मुकाम तक पहुंचा दें और उसके बाद फिर कोई दूसरा प्रोजेक्ट हाथ में। ठीक है, फिर हम मिलते हैं ओके नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।